मेरी दानिश में आने वाले दिनों में ये कोई और कार्रवाई डालने जा रहे हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे इन्हें खदशा है कि इनकी मंजी ठुक जाएगी या अवाम इनके खिलाफ हो जाएगी या बहुत बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर एक बहास खड़ा हो जाएगा। तो ये ट्विटर के ऊपर जनाब बैन लगाने जा रहे हैं, कुछ फायरवॉल्स पे ये काम कर रहे हैं। पहले इन्होंने फायरवॉल्स लगाई हुई हैं, हमारे चैनल्स को रोका हुआ है, स्पेशली मेरे पे तो ये बहुत मेहरबान है, ये रोकते हैं मेरी बातों को, जो तकरीबात जहाँ पे मैं जाता हूँ उसको भी, जो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ इसको भी रोकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम अपना काम कर रहे हैं। अब ये फर्दर कुछ इसके अंदर नई डेवलपमेंट भी ला रहे हैं, चले ये कर लें, जो ये कर सकते हैं ये करें, जो हम कर सकेंगे वो हम करेंगे। नादरीन, नून लीग और दीगर कुछ सियासी शख्सियात जिनके ऊपर बड़े एहसानात थे फैज़ हमीद के, वो सारे लोग या तो चुप हैं या फैज़ हमीद के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बहुत सारे सहाफ़ियों को उसने बहुत ओबलाइज किया हो, DGI था, बाकायदा चैनल्स के लाइसेंसेस ले लेकर दे रहा था, चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जिन लोगों पे उसने एहसानात किए आज कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा। ये निशान इबरत है मौजूदा DGI के लिए और आर्मी चीफ के लिए। उन्हें यह सोचना चाहिए कि फैज़ हमीद ने जिन लोगों पे बड़े बड़े एहसानात किए वो लोग आज फैज़ हमीद के साथ नहीं खड़े। यही शरीफ खानदान जो है फैज़ हमीद के एहसानों तले दबा हुआ था। बहुत सारे सियासतदान PTI के अंदर हैं वो दबे हुए थे। बहुत सारे देखें जो फैज़ हमीद के साथ वही सियासतदान थे ना जो एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात रखते हैं हमेशा से, और वही इमरान खान को फौरी तौर पे छोड़ गए थे रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त। तो वो सारे आज फैज़ हमीद को बुरा भला कह रहे हैं। ये किसी के सगे नहीं होते, ना वो सहाफ़ी, ना वो सियासतदान, ना वो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज। ये बात मौजूदा DGI और आर्मी चीफ को अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि कल को जब इन पे बुरा वक्त आएगा तो इनके साथ इन लोगों में से कोई भी खड़ा नहीं होगा। आज काजी फायद ईसा निशान इबरत है, खुल के फिर नहीं सकता, दुनिया में कहीं जा नहीं सकता, बाहर निकल नहीं सकता, पब्लिक को फेस कर नहीं सकता, लेकिन कोई उसके लिए खड़ा नहीं होता, कोई उसके लिए बात नहीं करता। तो ये निशान इबरत लोग ऐसे बन जाते हैं। नादरीन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हसन अजहर हयात साहब, ये एक फैमिली ऐसी है जिसमें बहुत सारे लोग फौज में हैं, फौज में बड़ी रिस्पेक्टेड फैमिली है। ये रिटायर हो गए लेफ्टिनेंट जनरल साहब, और इनको अब एक ये कोर कमांडर भी रहे हैं, इनके भाई भी कोर कमांडर रहे हैं। तो ये एक फौजी टाइप का खानदान है। अब इनको 3 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर लैंड पोर्ट अथॉरिटी मुकर्रर कर दिया गया। शहबाज शरीफ साहब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब मेरा एक सवाल है कि क्या कोई भी ब्यूरोक्रेट या सरकारी ऑफिसर या कोई और पाकिस्तानी सिविलियन इस काबिल नहीं है कि वो ये ओहदे संभाल सके? क्या बाकी लोग कीड़े मकोड़े हैं? यानी हर बड़े ओहदे के ऊपर जहां पे भी कोई अच्छी पोस्ट निकलती है, जहां पे भी कोई इख्तियारात वाला काम होता है, तो किसी ना किसी रिटायर फौजी को या बाद औक़ात हाजिर सर्विस फौजी को लाकर बिठा दिया जाता है। देखिए, इन्होंने अपनी ड्यूटी कर ली, अपनी जिंदगी गुजार ली। अब ये रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं जिसमें इनको एक बड़ी अच्छी पेंशन भी मिलती है, इनका गुजारा भी बहुत अच्छा हो सकता है, और 60-65 साल की उम्र में ये क्या खिदमत सर अंजाम देंगे? एनर्जेटिक लोगों को आने दें, उन्हें लीड करने दें। 40-45-50 साल का आदमी वो ज्यादा बेहतर और एनर्जी के साथ काम कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती से ये पाकिस्तान में एक रवायत पड़ गई है, जाती ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर रिटायर्ड जर्नलों को नवाजा जाता है और एक के बाद एक ओहदा उन्हें दे दिया जाता है। पाकिस्तान में बहुत तेजी से ये हो रहा है। नादरीन, डॉक्टर अमजद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े जबरदस्त रहनुमा है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के मेंबर हैं। उन्होंने कुछ सवालात उठाए DGI-SPR के हवाले से, और ये बड़ी लॉजिकल बात करते हैं, और लॉजिकल बात ही करनी चाहिए। गालम गलोच से आप अपने नैरेटिव को प्रमोट नहीं कर सकते, उससे आपका बयानिया तबाह हो जाता है। इसलिए गाली देने से, बदतमीजी करने से बहुत बेहतर होता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अप्रिशिएट करती हैं। मरियम नवाज तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स को फॉलो करती हैं जो गंदी गालियां देते हैं। जो लोग गालियां देने में बड़े मशहूर हैं, शरीफ खानदान, उन्हें अपने साथ बिठाना फख्र महसूस करते हैं। मरियम नवाज साहब अभी ये करती हैं, बदकिस्मती है। लेकिन यहां जो है वो डॉक्टर अमजद ने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि DGI-SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गालियां दी, लेकिन हम इन गालियों का जवाब गालियों से नहीं दलाइल से देंगे। मेरा एक सवाल है, क्या एक सरकारी मुलाजिम किसी सियासी जमात के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है? उसको ये हक हासिल है। उसने आइन के मुताबिक हलफ लिया हुआ है कि मैं सियासी अमूर में कोई दिलचस्पी नहीं रखूंगा, कोई मुदाखलत नहीं करूंगा। उनको यह हक किसने दिया कि उसने एक सियासी जमात के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की
गालियां और धमकियां दी। ये डॉक्टर अमजद साहब ने लॉजिकल बात की। और देखें, ये पाकिस्तान में जो है वो इदारे के अंदर भी एक बेचैनी, एक परेशानी तो है कि ये DGI-SPR साहब ने क्या किया। एक्चुअली दे वर एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिस्पॉन्ड करेगी अग्रेसिवली और वो भी गालम गलोच शुरू कर देंगे और मौका मिल जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक नया महाज खोलने का और बहुत सारी चीज़ों से तवज्जो हटाई जा सकेगी। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस मरतबा बड़ी समझदारी का सबूत दिया, बड़े ज़ीरक अंदाज में ना सिर्फ रिस्पॉन्ड किया बल्कि चीज़ों को एक्सपोज भी किया। नादरीन, यहाँ पे एक और खबर है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ आयद किया ना, वो था 19%। याद रखिएगा, पहले उन्होंने 29% किया था। ये अमेरिका ने सबके साथ किया, एकदम बढ़ा देता था। डोनाल्ड ट्रंप जब आया, वो कहते हैं कि टैरिफ वर्ड मुझे बहुत पसंद है, इसकी वजह से अमेरिका में अरबों डॉलर आ रहे हैं। तो अमेरिका में जा रहे हैं ना, वो अपना फायदा सोचते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले आते ही सबके ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाया, फिर थोड़ा थोड़ा कम करके उन्हें राजी करके कर लिया। अमेरिका के साथ इनकी ट्रेड डील हो रही है वहां पे, वो लंबी नेगोशिएशंस में। लेकिन पाकिस्तान पे जब 19% टैरिफ उन्होंने लगाया तो पाकिस्तान ने इसको अपनी कामयाबी करार दे दिया था। गवर्नमेंट कह रही है बहुत कामयाबी हो गई हमें। अब हुआ यह है कि सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और साफा नामी एक फेडरेशन है, इन्होंने बताया कि पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल का शोबा है ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करता है अमेरिका में। और पाकिस्तानी हुकूमत ने इस गलत टैरिफ को क्योंकि तस्लीम किया 19% वाले को, तो पाकिस्तान की जो बरामदात है अमेरिका में, इनका शोबा शदीद मुतासिर हुआ है और बरामदात के हुजम में 20 से 30% तक कमी वाक़ हो गई है। और ये एक इंटरनेशनल स्टडी है। पाकिस्तान के अंदर से जो डाटा है वो हो सकता है इससे ज़्यादा खौफनाक हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को राज़ी रखने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए इन्होंने ये कड़वा घूंट किया। और उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि इस वक्त जो पाकिस्तान के ताजिर हैं या जो बरामदात करने वाली कंपनीज हैं पाकिस्तान में, वो सारे इसका नतीजा भुगत रहे हैं और इस तकलीफ से दो चार है कि हुकूमत ने सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को राज़ी करने के लिए क्या किया। नाज़रीन, एक और खबर सुनने में आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कुछ बंदोबस्त कर रही है। शायद इसमें सुहेल अफरीदी साहब को अब शिफ्ट किया जाएगा, कुछ दिनों के लिए वो लाहौर जाएंगे, पंजाब जाएंगे। और पंजाब में जो एक फ़िज़ा बनी हुई है गैर सियासी किस्म की, वहाँ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी फ़िज़ा बनाने की कोशिश करेंगे। बल्कि मुझे एक सोर्स ने बताया कि मुमकिना तौर पे ज़मान पार्क में तैयारी की जा रही है कि वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी की जा सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो ज़मान पार्क अगर खुलेगा तो बड़े लंबे अरसे के बाद खुलेगा। अगर सुहेल अफरीदी वहाँ पे जाएंगे और वहाँ एक्टिविटीज़ शुरू करेंगे तो एक नई गहमा गहमी पंजाब में शुरू होगी, तो एक सियासी फ़िज़ा बनेगी। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करती है। एक और खबर है नाज़रीन, ये बड़ी अफसोसनाक है और बड़ी तकलीफ देह है कि डॉन अखबार जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब से मुंसलिक है और कायद-ए-आज़म इसको बहुत पसंद फरमाते थे, इस पर बड़ा फ़ख्र करते थे, डॉन अखबार के इश्तिहारात एस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर बंद कर दिए गए। सरकारी इश्तिहारात उन्हें नहीं मिल रहे थे और अब रियाजुल हक साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये क्लेम किया, बताया कि इसके जो प्राइवेट इश्तिहारात हैं वो भी बंद किए जा रहे हैं। बल्कि एक दबाव डाला जा रहा है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो इश्तिहार देती हैं डॉन को, उन्हें कहा जा रहा है कि आपके लिए नताइज होंगे, आपके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ कर दिया है। जावेद हाशमी साहब ने एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट जारी किया है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी 27वीं आईनी तरमीम इस मुल्क के आइन पर एक बदनुमा दाग है। ये सरजमीन बेआइन हो चुकी है जहाँ ज़मीर बेचकर लोग हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा बनते हैं। सवाल यह है कि हमें जो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मिला था वो कहाँ गुम हो गया। आज का पाकिस्तान आधा मफलूज और टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसका जिम्मेदार अस्करी क़यादत और बिके हुए सियासतदान है। आसिम मुनीर, याद रखो, जब अल्लाह एहतसाब करता है तो ना ताकत बचाती है, ना ओहदा, ना वर्दी। मकाफात अमल से कोई नहीं बच सकता, तुम भी नहीं। ये जावेद हाशमी साहब ने फरमाया। फिर उन्होंने कहा जी कि कभी कोई जर्नैल किसी दूसरे जर्नैल का एहतसाब नहीं करेगा। जो अदलिया में ईमानदार जज इन जालिमों के खिलाफ खड़े हो गए हैं उनका साथ दो। बाजुआ और कियानी की करप्शन रोज़े रोशन की तरह सबके सामने है, लेकिन कभी किसी ने उन पर हाथ डाला ही नहीं, बल्कि उनकी करप्शन पर बात करता है उसे गद्दार बना देते हैं। ये जनाब जावेद हाशमी साहब ने
क्लैरिटी के साथ बात की है। अब मैं आपके सामने एक और चीज़ नाज़रीन रखता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने वो तकारीर काट दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिनमें तहरीक इंसाफ के लोग ये जो इस्तिस्ना है इसके ऊपर बात कर रहे थे या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर तनकीद कर रहे थे। उन्होंने उसे काट ही दिया, पीटीवी ने दिखाया ही नहीं। और बाद में कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि पीटीआई ने बात ही नहीं की इस्तिस्ना के ऊपर, तरमीम के ऊपर कोई मुखालफत ही नहीं की, तो ये तो सजदे में गिर गए। लेकिन मैंने वो तकरीर सुनी शाहिद खटक की, और एक दो और लोग हैं उनका भी क्लेम आया, लेकिन मैंने तकरीर जो सुनी है वो शाहिद खटक की सुनी है। उन्होंने तो खुलकर कहा कि इस मुल्क में कभी किसी जर्नैल को सजा ही नहीं होती। फिर उन्होंने कहा इस्तिस्ना तो बुज़दिल को चाहिए होता है, जो डरता है, जो गलत करता है, जिसके दिल में चोर होता है, वो इस्तिस्ना मांगता है। लेकिन ये सारा कुछ पाकिस्तान टेलीविज़न पे चलाया ही नहीं गया। पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो एक हमेशा से ऐसे ही रहा है, जिसकी हुकूमत होती है वो उसको इस्तेमाल करता है। निस्बतन इमरान खान के दौर में इसको थोड़ी आज़ादी मिली थी, या परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मीडिया को कुछ आज़ादी मिली थी, लेकिन अब तो पाकिस्तान का सारा मीडिया पीटीवी की जगह पहुंचा हुआ है, और पीटीवी जो है वो किसी और मकाम पे पहुंच गया है, यानी उसका तो बेड़ा ही गर्क हो गया। नाज़रीन, असेंबली के हवाले से मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि जो हुकूमत के लोग हैं ना, ये शेर अफजल मरवत साहब ने ये पॉइंट वहाँ पे असेंबली में उठाया, और उन्होंने बिल्कुल ठीक पॉइंट जो है उसका नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा जी कि ये एक बड़ी अहम बात है कि हुकूमत या हुकूमती अरकान जो ये तरमीम लेकर आए, वो तरमीम के हक़ में तो कोई बात ही नहीं कर रहे, उसके फ़ायदे तो बता ही नहीं रहे। यानी तरमीम के फ़ायदे बताओ ना। आज तरमीम आप लेकर आए तो खड़े होकर आप कहें जी तरमीम में ये चीज़ अच्छी, ये चीज़ अच्छी, ये चीज़ अच्छी, हम इसलिए लेकर आए। तो तरमीम के फ़वाइद बताने की बजाय, उसकी खूबियाँ बताने की बजाय, इन्होंने सारी तकरीरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुराइयों में कर दी। ये शेर अफजल मरवत साहब ने नुक्ता उठाया, और बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। लेकिन तरमीम में कुछ अच्छा है ही नहीं, ये तरमीम एक शर्मिंदगी है। ख्वाजा आसिफ से जब एक टॉक शो में पूछा किसी ने कि क्या नवाज शरीफ आएगा इसमें वोट डालने के लिए, तो उन्होंने बड़ा ना धीमे से लहजा, हाँ जी वो आएंगे जनाब, ऐसे करके जवाब दिया। इसका मतलब आप जानते हैं बेचारे सारे के सारे डिप्रेशन में है कि हमसे क्या करवाया जा रहा है, इनसे बेड़ा गर्क किस्म का काम करवाया जा रहा है। ना इनकी इज्जत बचेगी, ना इनकी सियासत बचेगी। जो 4 वोट इनको पड़ते थे वो भी इनको दोबारा नहीं पड़ेंगे। नाज़रीन, ये जो एस्टेब्लिशमेंट की वारदातें हैं ना, ये बड़ी पुरानी है। मैं आपको एक वीडियो सुनाना चाहता हूँ। ये बहुत पुरानी वीडियो है, पीटीवी की वीडियो है, और जनरल ज़िया-उल हक के दौर की वीडियो है। ज़रा ये वीडियो आप सुने। ये वीडियो सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे पाकिस्तानियों को हमेशा से चूना लगाया गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। ये सुनिए। इस महीने की 19 तारीख को मुल्क में रेफरेंडम कराया जाएगा, जिसमें सिर्फ ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या आप सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक के उस अमल की तायीद करते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के कवानीन को कुरान हकीम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इस्लामी अहकामात से हम आहंग करनी और नजरिए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू किया है, और क्या आप इस अमल को जारी रखनी, मजीद उस्तवार करनी और मुनज़्ज़म और पुरअमन तरीके से इक़्तिदार आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल करने की हिमायत करते हैं। अगर वोट डालने वालों की अक्सरियत ने इस सवाल का हाँ में जवाब दिया, तो उसका मतलब होगा कि पाकिस्तान के अवाम ने मौजूदा हुकूमत पर एतमाद किया है, उसकी पॉलिसियों की तायीद की है, और जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक को आइंदा 5 साल के लिए सदर मुंतखब। तो नाज़रीन, ये है तरीका वारदात। आप सुने, यानी जनरल ज़िया-उल हक ने जो सवाल उठाया पब्लिक के सामने रखा, वो क्या रखा? सवाल रखा कि जनरल ज़िया-उल हक जो इस्लाम के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहा है, क्या आपको वो पसंद है? क्या आप पाकिस्तान में इस्लाम का नफाज चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो आप हाँ कह दें। यानी कौन है जो ना कहेगा? इसमें पाकिस्तान में अक्सरियत मुसलमानों की है, और वो जनाब 80s के दौर की ये बात है। ये 19 दिसंबर 1984 को करवाया गया था ये रेफरेंडम। तो ज़िया-उल हक ने पाकिस्तानियों से सवाल क्या पूछा था कि क्या आप पाकिस्तान में इस्लाम चाहते हैं? पाकिस्तानियों ने कहा हाँ। तो ज़िया-उल हक ने कहा इसका मतलब है आपने मुझे 5 साल के लिए मुंतखब कर दिया। अंदाज़ा करें ये ऐसे कौम को चूना लगाते हैं, इस तरीके में ये शुगर कोटेड करके, यानी चीनी में लपेट लपेट के आपको जहर खिलाते हैं। ये अभी जो तरमीम है इसके अंदर भी फैसल वाडा या बाकी लोग जो हैं वो अलग अलग कहानियां सुना रहे हैं। मैं जावेद लतीफ़ की कहानी सुन के हैरान रह गया। अच्छे खासे समझदार आदमी है, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक हैं उनके साथ। जावेद लतीफ़ साहब एक दोस्त की तरह रहे हैं, लेकिन काम चेक करें उनका। वो कह रहे हैं जी कि इंडिया बड़ा शरारती है,
और इंडिया बड़ा जालिम है, उसको शिकस्त हुई है, लिहाजा ये तरमीम करनी पड़ी। भाई आर्मी चीफ को आपने इस्तिस्ना दे दिया कि इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता, तो क्या इंडिया लाहौर या कराची या इस्लामाबाद के किसी थाने में मुकदमा करवाने आ रहा था आर्मी चीफ के खिलाफ, या कोई पटिशन करने लगा था पाकिस्तान की किसी अदालत में आर्मी चीफ के खिलाफ? ये इस्तिस्ना आपने पाकिस्तान के अंदर दिया है यार, हद हो गई। अब इस तरह तो अवाम को आप बेवकूफ़ ना बनाए ना, या इस तरह की कहानियां तो आप अवाम को ना सुनाएं, ये ज्यादती है, ये गलत है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, देखें कुछ लोग इरफान सिद्दीकी साहब की, मुझे अफसोस है उनके इंतकाल के मामले को जिस तरह से कंट्रोवर्शियल किया गया या वो हो गया, क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट थे उन्होंने रिपोर्ट कर दिया था कि उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उस वक्त सेनेट का इजलास चल रहा था, वो मुलतवी नहीं करना था, तो जर्नलिस्ट हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे जर्नलिस्ट ये कह रहे थे जी वो नहीं फौत हुए। तो दोनों का अपना अपना मौक़िफ़ है, लेकिन बात यह है कि कुछ ऐसे लोग भी इरफान सिद्दीकी साहब के किरदार पे बात करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं या सीना को भी कर रहे हैं, जिन्होंने खुद मासूम शहरियों की लाशों का मजाक उड़ाया था और बार बार मजाक उड़ाया था। यानी जो लोग शहीद हो गए थे उनकी लाशों का मजाक उड़ा रहे थे, उनकी लाशों का तमस्कर उड़ा रहे थे, अजीबोगरीब अंदाज में लोगों का जिस चौक में कत्लेआम हुआ वहीं पे मजाक कर रहे थे। वो लोग भी आज ये बात करते हैं जिन्होंने शहीद अरशद शरीफ की लाश का मजाक उड़ाया था। वो कैसे ये बात कर सकते हैं? ये बात वो लोग नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ये मानना है कि चंद दिन के लिए ज़रूर उनकी फैमिली के लिए, रवादारी के लिए 2-4-5 दिन खामोशी रहनी चाहिए, लेकिन जिसका जो किरदार है वो हमेशा रहता है, वो बेनकाब रहता है, सबको जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे जवाब देना है। इस दुनिया में जिसने बुरा किया तारीख ने लिख लिया और तारीख के अंदर उसका स्याह चेहरा हमेशा मौजूद रहा। ये वक्त आएगा जब इनके किरदार सबके डिस्कस होंगे कि इरफान सिद्दीकी साहब ने क्या किया था, सुहेल वड़ाइस साहब ने क्या किया था, अंसार अब्बासी साहब ने क्या किया था, तलत हुसैन साहब ने क्या किया। जिसने जो किया है ना, ये इनके सामने आ जाएगा, इनकी औलादें भी इसको याद रखेंगी इन लोगों ने क्या किया था उस वक्त। तो ये सारी दुनिया ने देखना है और ये होना है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।